हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? अपने पंखों को खोल, ये ज़माना सिर्फ़ और सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपको बनी बनाई खिचड़ी मिल जाए और आप खा लें, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। अपनी तैयारी करने के लिए आपको एक कंटिन्यूटी बनानी होगी। रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा कि आपने कितना पढ़ा, क्या सीखा और क्या आप नहीं सीख पाए। उसको आप डेली रूटीन में शामिल करिए, एक डायरी बनाइए जिससे कि आप मेंशन कर पाएँ कि आपने क्या सीखा। तो चलिए, इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और सभी एग्जाम्स के लिए जो है भूगोल की प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए। तो आइए देखते हैं। आप पेपर और पेन लेके बैठें, क्योंकि जहाँ आवश्यकता होगी कुछ व्याख्या करने की, वहाँ क्वेश्चन की भरपूर व्याख्या की जाएगी, जिससे कि आप एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। चलिए देखते हैं। यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते हैं, सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? कापरनिकस, गैलीलियो, प्लेटो या फिर जॉन केपलर ने। तो इसको जो व्यक्त किया था, यानी कि प्रदर्शित किया था, वो क्या था? जॉन केपलर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यह सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा था कि सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करते हैं, तथा इसने सूर्य को ग्रह ग्रही कक्षा का केंद्र माना था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रदीप्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, या फिर ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रदीप्त वृत्त है यही है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पृथ्वी का जो आकार है वो गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह पृथ्वी को दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। किसी सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है? ताज़ा गिरी बर्फ़ पर, घने बादल में, पुरानी बर्फ़ या फिर मिट्टी यानी कि गहरे रंग की मिट्टी। तो परावर्तन की क्रिया से प्रभावित होकर सूर्यताप की मात्रा जो पृथ्वी सतह या वायुमंडल में न रुककर शून्य में लौट जाता है, इस परावर्तित सूर्यताप को एल्बिडो कहा जाता है। विभिन्न सतहों पर एल्बिडो जो है अलग अलग होता है। आइए देखते हैं। जो ताज़ा गिरा बर्फ़ है इसमें 80 से 90% सबसे ज़्यादा होता है, 80 से 90% होता है। उसके बाद है घने बादल, इसमें 70 से 80% होता है। पुरानी बर्फ़ में आपका होता है 50 से 60%। और मिट्टी यानी कि गहरे रंग की होता है, इसमें होता है 8 से 14%। तो सबसे ज़्यादा ताज़ा गिरी बर्फ़ में और सबसे कम मिट्टी में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसका ऑप्शन आंसर नंबर ए करेक्ट से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है, वायुमंडलीय दाब, सूर्य तप, वर्षा या फिर तापमान। तो जो आइसोथर्म है वो किसको जोड़ती है? यह जोड़ती है समान मात्रा वाले आइसोहाइड वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ती है, यानी कि वर्षा की समान मात्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फेरल के नियमानुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। या फिर डी, पवन का वेग ब्यूफोर्ड स्केल द्वारा मापा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फेरल के नियमानुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उत्तर ध्रुवी ज्योति यानी कि ऑरोरा बोrealis उत्पन्न होती है बाह्यमंडल में, आयनमंडल में, ओजोन मंडल में या फिर समताप मंडल में। तो जो ऑरोरा बोrealis है यह उत्पन्न होती है आपके बाह्यमंडल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। और यह उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरोरा बोrealis को बोलते हैं, तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना बाह्यमंडल में घटित होती है। वास्तव में जो ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। जो एडिशनल पॉइंट है आपको नोट करना चाहिए,
अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मापा जाता है भूपर्पटी में, मेंटल में, बाह्य क्रोड में या फिर आंतरिक क्रोड में? तो सबसे ज़्यादा होता है मेंटल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर या फिर क्वार्ट्ज? तो कौन सा निर्मित है? ये है क्वार्टजाइट। बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं कुछ शैलें और उनके कायांतरिक रूप। दो पहले देखेंगे शैल यानी कि जो चूना पत्थर है, इसका जो कायांतरिक रूप है हो जाएगा संगमरमर। कोयला का ग्रेफाइट होगा। सेल स्लेट या अभ्रक सिस्ट, इसका होगा स्लेट। फाइलाइट का जो रूपांतरित रूप है वो ग्रेवो सर्पेंटाइन। ग्रेफाइट का ग्रेफाइट नीस और बेसाल्ट का रोयालाइट सिस्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी या फिर परिप्रशांत पेटी? तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं परिप्रशांत पेटी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लेबेंसरम की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? विडाल डी लाप्लास, स्ट्रैबो, रेडजेल या फिर रिटर द्वारा? तो यह प्रस्तुत की गई थी रेडजेल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, स्वतंत्र संभावनाएं हैं, कथन है किसका है? एल फेब्रे का, वाइडर डी लाप्लास का, ग्रिफिथ टेलर का या फिर जीन ब्रूंस का? तो ये जो कथन है यह है एल फेब्रे का। कथन वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए एक जगह कॉपी में, जिससे कि आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में आसानी हो। प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है, यह कथन किसका है? डिकिंसन का, हार्टसोन का, ब्लास का या फिर हर्बर्टसन का? तो यह कथन है ब्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में सागरीय तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा कि जो भारत में सागरीय तट वाले राज्य हैं ये भारत है, ठीक है। ये सब समुद्र है और यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल है। यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको ये भी राज्य का नाम भी याद रखना है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा राज्य है तटीय में। कश्मीर घाटी निम्नलिखित के बीच स्थित है किसके? पीर पंजाल और काराकोरम श्रेणियाँ, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियाँ, जास्कर और लद्दाख श्रेणी या फिर शिवालिक और लद्दाख श्रेणी? तो जो कश्मीर घाटी स्थित है वो है पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? शुष्क मृदा, लाल व पीली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर लेटराइट मृदा? तो कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो है जलोढ़ मृदा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 43.4%, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, महासागर की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के घटित होने के समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे या फिर 24 घंटे 52 मिनट? तो जो समय अंतराल होता है वो होता है 12 घंटे 26 मिनट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। तब विकल्प इसका कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। महासागर की खाड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ताप प्रवणता, हेलोक्लाइन, प्रकाशीय क्षेत्र या फिर पिक्नोलाइन? तो ये जानते हैं हेलोक्लाइन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कार्लसबर्ग यानी कटक रीज की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस
सागरी विस्तार में है? अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी? तो ये विस्तार है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। पनामा नहर, मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, और कील नहर जो है ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, बाकी यानी कि 1 सही है और 2 सही है। पनामा नहर मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्थित है। इस तरह से 1 और 2 दोनों करेक्ट है, बाकी जो 3 होगा वो गलत होगा। तापमान प्रतिलोपन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ कौन सी हैं? मेघाच्छादन आकाश, तेज हवाएं, जाड़े की लंबी रात या फिर ठंडी शुष्क हवा? दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 1 और 2 और 3, 1 और 2, 2, 3 और 4 या फिर 3 केवल 3 और 4? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी केवल 3 और 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विषुवत वृत्त के समीप अपेक्षाकृत लवणता कम होने के कारण कार्यों में सम्मिलित है भारी वर्षा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, मेघाच्छादन आकाश या फिर डोल ड्रम की स्थिति? तो कौन सा है? ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों के चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इधर घास के प्रकार दिए गए हैं, इधर देश के नाम दिए गए हैं। तो लानोज कहाँ पे है? लानोज आपका वेनेजुएला में है। इसको बताता है पेरेरिज कहाँ पे है? यूएसए में है। पंपास अर्जेंटीना में है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग निम्नलिखित वैज्ञानिकों में सर्वप्रथम किसने किया था? E.P. ओडम, फ्रेडरिक क्लीमेंट, H.G. टांसले या फिर चार्ल्स सदरलैंड ने? तो क्या था? H.G. टांसले ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यह क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है यानी प्राप्त है शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या फिर अपघटक को? तो जो सर्वाधिक पोषण प्राप्त होगा वो होगा सर्वाहारी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है या फिर उल्टा होता है? वन, तालाब, घासी स्थल या फिर शुष्क स्थल? तो ये कहाँ पे होता है? ये तालाब स्थल पे होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे पुराना यानी कि प्रथम जल विद्युत स्टेशन कहाँ पे है? खोपोली, पाइकारा, मेंटूर या फिर सिद्राबाग? तो ये कहाँ पे है? यह सिद्राबाग में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? 1897 में हुई थी। तो ये कहाँ हुआ था? बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रोपोंग अथवा सीदाबाग में की गई थी। दूसरा जल विद्युत जो संयंत्र है वो 1902 में लगा था, जो कि कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था, जिसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिद्राबाग करेक्ट हो जाएगा। सूची को सूची 2 से मिलाना। इधर खाद्यान्न में देखिए, खाद्यान्न में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन क्या है? दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति है। मत्स्य उत्पादन, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति है। उसके बाद आएगा आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, और मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। तो क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तालेचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो ये क्या है? ये जो है तालेचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महासागरों के अत्यधिक गहरे भागों में जमा होने वाला पदार्थ कहलाता है पंक यानी कि मड बोलते हैं, बजरी यानी कि ग्रेवल, रेत सैंड या फिर ऊज? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? इसको बोलते हैं पंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडी धारण नहीं है? कनारी, वेंगुला, ओयोसियो या फिर अगुल्हास? तो अगुल्हास जो है ये
ठंडी धारा नहीं है, बाकी की तीनों क्या हैं, ठंडी धारा हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का। निम्नलिखित में से कौन उल्कापिंड का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? किसी पदार्थ का एक भाग जो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता। दूसरा है चमकदार गैसी पूंछ वाला धूमकेतु। या फिर डी सी है अतिरिक्षी पिंडों का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इन्हें कहते हैं 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में आपने कितना सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और शाम को आएगी जो है 7:30 बजे के आसपास टीजीटी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस सेट, जिसमें होगा इतिहास और भूगोल कंप्लीट जो है 60 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। देखते हैं पहला क्वेश्चन। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी, बीएस वाकड़कर, एचडी संकालिया या फिर व्हीलर ने? तो नौदा टोली का उत्खनन किया था एचडी संकालिया ने। और यह स्थित कहाँ पे ये भी आपको बताना है। तो यह है मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट स्थित है। और एचडी जो संकालिया थे ये दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा या फिर ब्रह्मगिरी? तो यह संबंधित है संगनकल्लू से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। ये कहाँ पे? ये कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है संगनकल्लू। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ सकता है कि संगनकल्लू किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक के बेलारी जिले में है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अधिकांशतः मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये लोग दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर की तरफ। ये मान लीजिए ये अगर उत्तर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर इनका सर होता था और इधर इनका पैर होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर? तो मानव समाज जो है किस पर आश्रित होता है? ये होता है अर्थ संस्कृति पर। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। मानव समाज जो है अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण विलक्षण होता है, जिसके सांचे में ढलकर वह अपने विभिन्न दायित्वों का सम्यक निर्वहन करता है। यानी कि संस्कृति के ढांचे में ढलकर वह अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है। चंद्रहृदयों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? J.H. मैके, जॉन मार्शल, व्हीलर या फिर ऑरेल स्टाइन ने? तो यह दिया था H.J. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहृदय या फिर सुरकोटडा? बताना है। ऑप्शन 1, 2, 2 एवं 3, 2, 3 एवं 4, 1, 2, 3, 4। इसमें से कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो ये जो है 2 और 3 स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि मोहनजोदड़ो और चंद्रहृदय। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद? वैदिक संहिताएं, तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, उसके बाद फिर उपनिषद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब या फिर झेलम? तो यह किसके रूप में की जाती है? अस्किनी। अस्किनी जो है ये प्राचीन नाम है और आधुनिक किस नदी के नाम से इसको जाना था? तो इसको जाना था अस्किनी के नाम, चेनाब के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आपको बताना है कि ब्यास, रावी और झेलम को किस नाम से जाना जाता था। चलिए मैं कुछ बता देता हूँ आपको। परसुड़ी को, इसको रावी को बोलते थे परसुड़ी, इसको बोलते थे परसुड़ी, और झेलम को बितस्ता। अब ब्यास को आपको बताना है कि ब्यास को किस नाम से जाना था। ब्यास आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल या फिर मत्स्य, शूरसेन? तो किसको समझाता था? ऑप्शन नंबर ए अंग और मगध को आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है?
कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष में का उल्लेख हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, उपाली, महाकश्यप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी को भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर आजीवकों का? तो ये किसका था? ये था जो है आपके जैन धर्म का, यानी कि आप यापनी जो एक संप्रदाय है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिषद? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भागवत सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यौधेय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? नियार्कस, आनेसिक्रिटस, डायमेकस या फिर अरिस्टोबुलस? तो सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? तो ये जो है डायमेकस नहीं आया था, बाकी निराकस भी आया था, आनेसिक्रिटस भी आया था और अरिस्टोबुलस भी आया था। अगला प्रश्न है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने जीत लिया था पहली बार? बिंदुसार, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इसको जो जीता था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। चोल शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन देखता था? पोन वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम या फिर संवत्सर वारियम? तो कौन था ये? ये था टोट्ट वारियम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उद्यान प्रशासन टोट्ट वारियम, वार्षिक समिति संवत्सर वारियम और तालाब समिति एरी वारियम से संबंधित था। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं नोट कर लेना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित था? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार? तो ये काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। और जो ये अवस्थित था ये था बिहार में। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, लक्ष्मण सेन या फिर विजय सेन? तो ये किसको प्राप्त है? ये लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लक्ष्मण सेन ने 1178 से 1206 सेन वंश के शासक थे, इनके द्वारा ही नया संवत चलाया गया, जिसे भी लक्ष्मण संवत के नाम से जानते हैं। गौड़वोह के रचयिता कौन है? हरिसेन, आर्यभट्ट, वाक्यवती या फिर बाणभट्ट? तो कौन रचयिता हैं? ये हैं वाक्यपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज, जयानक या फिर नयनचंद सूरी? तो ये कौन है? ये हैं जो इसके लेखक हैं वो हैं जयानक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर लक्ष्मण सेन ने? तो किसने कराया था? ये कराया था धर्मपाल ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? 1685, 1686, 87 या फिर 1684 में? कब की थी? ये की थी 1686 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, विश्यास, सूबा या फिर सरकार? तो जानते थे इसको सरकार के नाम से। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? वर्नियर, करेरी, मनुची या फिर ट्रेवरनियर? तो यह नियुक्त किया गया था मनुची को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह किसके शासनकाल में किया गया था ये भी आपको बताना है। तो ये 1653 से 1708 जो एक इतावली यात्री था, इसने भारत आकर
दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में कार्य किया, लेकिन दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। ठीक है, पहले ये तोपची का काम किया, उसके बाद इसने क्या किया, चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। इसमें बताना कौन सा करेक्ट है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कथन सही है परंतु कारण गलत है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद, मंसूर, दशवंत या फिर अबुल हसन। तो यह किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह, फैजी, बदायूनी या फिर ताजुल माली। तो यह किसने किया था? ये किया था ताजुल माली ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे वो कौन था? राजा उमेद सिंह, राजा राम सिंह, राजा छत्रसाल या फिर राजा सावंत सिंह। तो ये कौन था? ये था राजा सावंत सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीकट, भरूच, कैबरे या फिर सूरत। तो यह कहाँ था? यह था सूरत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल मक्का कहा जाता था क्योंकि इसी बंदरगाह से यात्री मक्का की यात्रा के लिए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसी रास्ते से जो यात्री थे ये मक्का के लिए जाते थे। तो चलिए 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आपने कितना सही किया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कोई भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो, कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करिए, हम उसका सलूशन जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।